हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत से टक्कर, जो कि अंतरिक्ष मानव का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के दो उन्नत ग्रह वार्टोम और जैकुला में वैज्ञानिक युद्ध छिड़ता है, और जैकुला का सम्राट मंडोला अपने देश की बार बार की हार से चिंतित होकर अपनी फोर्स के कमांडर जोरो को पृथ्वी पर अपने एक मित्र प्रोफेसर भास्कर से सहायता मांगने भेजता है। उनका यान भारत के ही एक पहाड़ी क्षेत्र में उतरता है, और वहां कमांडर जोरो की मुलाकात राम रहीम से होती है। राम रहीम को वहीं छोड़ प्रोफेसर भास्कर को लेने चला जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब राम प्रोफेसर को लेकर वहां पहुंचता है तो जैकुला के यान पर भारतीय फोर्स आक्रमण कर चुकी होती है। राम उस आक्रमण को रुकवाने के लिए प्रोफेसर के साथ किसी प्रकार सैनिकों का घेरा तोड़कर यान की ओर भाग निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, यह जानने के लिए पढ़े प्रस्तुत चित्रकथा मौत से टक्कर। भारत का शिथिल होता आक्रमण अब भी जैकुला के यान पर जारी था, जबकि सैनिक अधिकारियों के चेहरे पर निराशा के भाव क्षण प्रतिक्षण बढ़ते ही जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय करें। सर, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि उनकी ओर से कोई जवाबी आक्रमण क्यों नहीं हो रहा। वे लोग बिल्कुल खामोश हैं। तभी वे चौंके। अरे, वह लड़का और बूढ़ा कौन है, और पहरेदारों के रहते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचे। मेजर, उन्हें तुरंत रोको, वरना वे इस गोलाबारी के शिकार हो जाएंगे। तुरंत ही। ए रुको, उधर कहाँ मरने जा रहे हो। इधर यान के भीतर अचानक एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। गजब हो गया कमांडर, सुरक्षा किरणों के कंट्रोलिंग यंत्र में कोई खराबी आ गई है, और यान सुरक्षा किरणों से मुक्त हो चुका है। क्या कह रहे हो। ओ माय गॉड। मैं ठीक कह रहा हूँ कमांडर। यदि जल्द ही यान को ना उड़ाया गया तो इस भयानक गोलाबारी से यान को नुकसान भी पहुंच सकता है। उफ, अब क्या होगा। सब किए कराए पर पानी फिर गया। अब यान को इस स्थिति में लैंड किए रखना खतरे से खाली नहीं होगा। यदि यान नष्ट हो गया तो फिर हम कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे। मिस्टर हम्फी, यान को स्टार्ट करो और वापस अपने देश लौट चलो, जल्दी करो। यस सर। लेकिन कमांडर, प्रोफेसर भास्कर। देवता को शायद हमारी असफलता ही मंजूर है। उनके लिए इस स्थिति में इंतजार करना अब जरा भी संभव नहीं। ओह, उधर। कौन हो तुम लोग, और यहाँ कैसे चले आए। क्या तुम्हें पहरेदारों ने रोका नहीं। ये सब बताने का समय नहीं है सर। कृपया पहले यान पर किए जा रहे आक्रमण को रोकने का आदेश दीजिए। क्या बकते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम आक्रमण बंद करके क्या उन्हें आक्रमण करने का मौका दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर, मुझ पर विश्वास करें। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उस यान में मौजूद व्यक्ति जो भी है, हमारे देश के दुश्मन नहीं बल्कि मित्र हैं। बको मत। बिना पूरी बात जाने समझे हमें ऐसा आदेश कदापि नहीं दे सकते। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की गर्ज से ही यहाँ आए हैं, ताकि उन अज्ञात अपराधियों की योजना पूरी हो सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकारण ही हम पर संदेह कर रहे हैं। तब सच सच बताओ कि बात क्या है, और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। ओह, अब इन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और राम ने संक्षेप में उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सच ही है। फिलहाल हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। हाँ, उनसे बातचीत करने पर आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा। यह ठीक ही कह रहा है, विश्वास कीजिए। सर, इनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो कोई भी है मुझे खतरनाक लगते हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बाद में पूछताछ करेंगे। ठीक है सैनिकों, ले जाओ इन्हें। उफ, अब इनसे माथा मारना बेकार है। पहले ही इन्हें समझाने में काफी समय नष्ट हो चुका है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और अगले ही पल राम ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कर्नल श्याम की कनपटी से सटा दिया। खबरदार, कोई भी आगे ना बढ़े, वरना तुम्हारा ऑफिसर अकारण ही मारा जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। अरे राम बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है। इसके अलावा अपनी बात मनवाने का और कोई उपाय नहीं है अंकल। देर करने से जयकुला वासी हमारी ओर से संदेह में भी पड़ सकते हैं। मूर्ख लड़के, तुम अपनी इस हरकत का मतलब समझते हो। तुरंत रिवॉल्वर फेंक दो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। सॉरी ऑफिसर, मैं और अधिक समय गंवाने के मूड में नहीं हूँ। आपके हट से मेरे साथी रहीम की जान पर भी बन सकती है। यदि आपको अपने ऑफिसर की जान प्यारी है तो तुरंत अपने अधीनस्थों को यान पर आक्रमण बंद करने का आदेश दीजिए, वरना। नहीं, नहीं मेजर, ऐसा हरगिज नहीं कहना। यह मेरा आदेश है। मैं निसंदेह आपको शूट कर दूंगा कर्नल। जल्दी इन्हें आदेश आदेश दीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। परंतु इससे पहले कि उनके मध्य कोई फैसला हो पाता, जैकुला यान एक तेज आवाज के साथ एकाएक ऊपर उठने लगा। उफ, वे भाग रहे हैं। ओह नहीं। पलक झपकने के साथ ही जैकुला यान आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा।
जबकि भारतीय लड़ाकू विमान उसका पीछा कर रहे थे। ओह रहीम नहीं। तभी कर्नल श्याम ने क्रोध में भरकर राम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा रसीद किया। मूर्ख, वे तुम्हारे ही कारण निकल भागने में सफल हुए। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। ओह राम, मेरे बच्चे! सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। शीघ्र ही प्रोफेसर भास्कर और राम को गिरफ्तार कर सैनिक काफिला वहां से लौट पड़ा। चिंता मत करो बेटे, उच्च अधिकारियों से बात करके मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हम ज्यादा समय तक इनकी कैद में नहीं रहेंगे। मुझे अपने कैद कर लिए जाने की चिंता नहीं प्रोफेसर अंकल, बल्कि रहीम के लिए चिंतित हूँ। पता नहीं वे उसके साथ कैसा सलूक करे। उधर जैकुला यान के भीतर एक कमरे में बैठा रहीम किसी पत्रिका को पढ़ने में मग्न था। उसे ना तो यान के उड़ान भरने के विषय में पता था और ना ही यान पर होने वाले भारतीय आक्रमण के विषय में ही कुछ बताया गया था। आहा, यह पत्रिका तो वास्तव में बहुत मनोरंजक है। काफी आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं इसमें जैकुला व अन्य ग्रह के बारे में। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दूर अंतरिक्ष और मंडल में पृथ्वी की तरह अन्य बहुत से ग्रह आबाद होंगे और वहां भी जनजीवन मौजूद होगा। तभी चिंतित कमांडर जोरो ने वहां प्रवेश किया और उसे देखते ही रहीम उत्सुकता से बोल उठा। हेलो कमांडर, क्या मेरा भाई और प्रोफेसर आ गए? नहीं, और अब शायद ही कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो। क्या मतलब? तब कमांडर जोरो ने उसे यान पर हुए आक्रमण और सुरक्षा किरणों के यंत्र में आई खराबी के कारण वापस अपने ग्रह लौटने के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, अब क्या होगा कमांडर? राम मेरे लिए अवश्य चिंतित हो रहा होगा। घबराओ नहीं बेटे, हम कोशिश करेंगे कि अपने ग्रह से दूसरा यान लेकर पुनः पृथ्वी पर आए और अपने अधूरे मिशन को पूरा करें। परंतु रहीम ने तो जैसे उसकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वह अपने ही विचारों में खो चुका था। उफ, क्या अब मैं जीवन भर राम से नहीं मिल पाऊंगा? क्या मेरी बाकी की जिंदगी जैकुला ग्रह में ही बीतेगी? ओह, ये सब क्या हो गया? इधर सैनिक छावनी में मैं तुम दोनों को अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। अब भी बता दो कि कौन थे वे लोग और तुम दोनों का उनसे क्या संबंध है, वरना हमें दूसरे तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। हम सच्चाई आपको बता चुके हैं ऑफिसर। आप व्यर्थ ही हमें परेशान कर रहे हैं। बकवास बंद करो। हम तुम्हारी बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। भला दूसरे ग्रह के वासियों से तुम लोगों की कैसे जान पहचान हो सकती है? जरूर वे कोई भयानक मुजरिम होंगे जो आधुनिक ज्ञान और वैज्ञानिक शक्ति से संपन्न थे तथा यहाँ किसी भयानक उद्देश्य से आए थे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे आप उच्च अधिकारियों को फोन करने दें, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने जो कुछ मैं आपसे कहा वह सच है। मेरा अंतरिक्ष यात्रा के बारे में केवल सरकार ही जानती है और सरकार ने ये बात किसी कारणवश गुप्ती रखी है। सुनकर कर्नल श्याम क्रोध में एकदम चीख उठा। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता तो मैं किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है ऑफिसर, तब आप जो उचित समझे कीजिए। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, हम कुछ कहने के लिए भी मुंह नहीं खोलेंगे। ये बात ये बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक अपना मुंह बंद रख सकते हो। कैप्टन, फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग करो। देखता हूँ ये कैसे अपना मुंह नहीं खोलते। यस सर। और अगले ही पल आह, आई, अब भी बता दो। लेकिन राम और प्रोफेसर ने लाख पीड़ा होने के बावजूद भी अपनी जुबान बंद ही रखी। यह देख कर्नल श्याम कैप्टन को संबोधित कर क्रोध से फिर चीख उठा। स्पीड और तेज करो कैप्टन। लगता है ये डिग्री इन ढीठों के लिए बहुत कम है। यस सर, अभी लीजिए। आई, मैं कहता हूँ बंद करो ये मूर्खता। ओह, लेकिन कर्नल श्याम के दिल में उनके प्रति जरा भी रहम नहीं आया। परिणाम स्वरूप उस भयानक यातना को सहन न कर सकने के कारण राम और प्रोफेसर भास्कर बेहोश होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर लुढ़क गए। ये दोनों तो बेहोश हो गए सर। जानता हूँ, दोनों ही बड़े सख्त दिल के निकले। खैर, तो मेरा जाकर रूम नंबर 3 में डाल दो। कल मैं किसी और ढंग से इनका मुंह खुलवाने की कोशिश करूंगा। राइट सर। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र जैकुला यान के वापस लौट जाने और राम व प्रोफेसर की गिरफ्तारी के समाचारों से भरे पड़े थे। हालांकि कर्नल श्याम ने उन दोनों की गिरफ्तारी को काफी गुप्त रखा था, लेकिन न जाने कैसे अखबार वालों को इसकी खबर लग गई थी। आज की ताजा खबर, अपराधियों का दुश्मन राम और प्रोफेसर भास्कर अज्ञात ग्रहवासियों की मदद करने के अपराध में गिरफ्तार। जब वह समाचार राम के माता पिता राधा देवी और कर्नल राघव ने पढ़ा, नहीं नहीं, हमारा राम अपराधियों का साथी नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। धीरज रखो राधा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे राम पर पूरा विश्वास है। वह जरूर सैनिक अधिकारियों की किसी गलतफहमी का शिकार हुआ है। मैं अभी उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। वह समाचार पढ़कर डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 विभाग के चीफ मिस्टर मुखर्जी भी चिंतित हो उठे। राम और प्रोफेसर भास्कर गिरफ्तार? उफ, यह जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए वरना उन्हें टॉर्चर भी किया जा सकता है।
शीघ्र ही वे तैयार होकर उच्च अधिकारियों से मिलने चल पड़े। समझ में नहीं आता कि राम ने मुझसे उन अज्ञात यानवासियों से मिलने की बात क्यों छुपाई, और रहीम का जिक्र उसके साथ अखबारों में क्यों नहीं आया। क्या वह उस समय उनके साथ नहीं था? उधर अखबारों में छपे उन्हीं समाचारों को पढ़कर कर्नल श्याम अपने जूनियर ऑफिसर पर बेवर रहा था। मैं पूछता हूँ कि आखिर उन दोनों के हमारे कैद में होने की खबर अखबार वालों को कैसे लग गई, जबकि मैंने आप लोगों से इस बात को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी थी। विश्वास कीजिए सर, ये बात हमारी ओर से बिल्कुल भी आउट नहीं हुई है। तो क्या मैं ये समझूं कि उन दोनों कैदियों ने ही अखबार वालों को ये सब कुछ बताया है? वो सर, परंतु इससे पहले कि मेजर अपनी बात पूरी कर पाता, एक अर्दली ने भीतर प्रवेश किया। क्या बात है जवान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था ना? माफी चाहता हूँ सर, दरअसल कोई साहब इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। यह रहा उनका कार्ड। ओह। कर्नल श्याम ने कार्ड पर दृष्टि घुमाई। रिटायर्ड कर्नल एस मुखर्जी, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस 001/2। ओह, कर्नल मुखर्जी। सुनो, उन्हें अंदर भेज दो। यस सर। अर्दली के जाने के बाद जरूर कोई विशेष बात लगती है। खैर, फिलहाल आप लोग जाइए, आपसे फिर बातें होंगी। बेहतर है जनाब। ऑफिस ऑफिसर्स अफसरों के जाने के कुछ ही क्षणों उपरांत कर्नल मुखर्जी ने भीतर प्रवेश किया। हेलो कर्नल। हेलो। बैठिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बैठने का समय नहीं है कर्नल, मैं राम और प्रोफेसर भास्कर को लेने आया हूँ। कहाँ है वे दोनों? सॉरी कर्नल, वे दोनों एक महत्वपूर्ण मामले में हमारी कस्टडी में हैं और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। जानता हूँ, इसलिए तो उच्चाधिकारियों से उनकी रिहाई के लिए आवश्यक कागजात भी लेता आया हूँ। लीजिए देखिए। चीफ मुखर्जी द्वारा दिए गए कागजातों का निरीक्षण करने के पश्चात, ठीक है कर्नल, यदि उच्चाधिकारियों का यही ऑर्डर है तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप उन्हें ले जा सकते हैं। धन्यवाद कर्नल। आपसे एक प्रार्थना भी है कि मेरी असलियत और राम व प्रोफेसर भास्कर दी गई जानकारी का किसी को भी पता नहीं चलने पाए। ठीक है, इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। गुड। तो कृपया उन दोनों को यहाँ बुलवा दीजिए। अभी लीजिए। शीघ्र ही। अरे अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। खबरदार, फिलहाल चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा कर्नल, अब मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे विश्वास रखिए, इस पूरे कांड की छानबीन अब मैं स्वयं करूंगा। मुझे विश्वास है कर्नल। फिर चीफ मुखर्जी प्रोफेसर भास्कर और राम को लेकर वहां से चल दिए। एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगते लगते रह गई। लेकिन समझ में नहीं आता कि उच्च अधिकारियों ने सब कुछ जानते बूझते भी राम और प्रोफेसर भास्कर की रिहाई के ऑर्डर कैसे दे दिए। तभी, अरे, अब कौन आ रहा है? कार निकट आकर रुकी और उसमें से कर्नल राघव उतरे। कर्नल श्याम शायद कर्नल राघव से भली भांति परिचित था। ओह, कर्नल राघव, ये यहाँ कैसे? हेलो श्याम। हेलो राघव भाई, तुम्हारे अचानक आने पर चकित हूँ। खैर, पहले भीतर चलो, फिर बातें होंगी। हाँ भाई, अब कहो कि ये अचानक आगमन कैसे हुआ। मैं अपने बेटे राम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ श्याम। मुझे पता चला है कि इस समय वो तुम्हारी ही हिरासत में है। क्या कहा? राम तुम्हारा बेटा है? हाँ भाई, कैसा है वह? मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिस गलतफहमी में तुमने उसे पकड़ा है वो वैसा नहीं है। उसने तो देश के लिए बहुत से महान कार्य अंजाम दिए हैं, जिसके कारण देश ने उसे बहुत से पद्म विभूषणों से अलंकृत किया है। और मैं उसकी रिहाई के लिए गृह मंत्रालय से आदेश भी लाया हूँ, लो देखो। नहीं नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि उसने ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई। तुम्हारे बेटे राम और रहीम का नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन उन्हें पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा, अतः सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हारा ही बेटा होगा। मैं तो उसे कोई ऐसा वैसा ही समझे हुए था। उफ, ये मुझसे अनजाने में ही कैसा अनर्थ हो गया। मैंने तो उसका मुंह खुलवाने के लिए उसे काफी यातनाएं भी दी थी। यातना दी थी से तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ है वह? उसे तो बोलो। बोलो, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? दरअसल बात यह है राघव कि राम और प्रोफेसर को सेना के रिटायर्ड अफसर कर्नल एस मुखर्जी सरकारी आदेश पर तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले अपने साथ ले गए। ओ। तो मिस्टर मुखर्जी मुझसे पहले ही यहाँ पहुंचे। समझ में नहीं आता कि वे राम और रहीम में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। अरे, रहीम के बारे में तो वो पूछना ही भूल गया। अच्छा श्याम, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर मुखर्जी के साथ रहीम भी था या नहीं, या उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी हो? सॉरी राघव, रहीम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और ना ही वो मिस्टर मुखर्जी के साथ यहाँ आया था। कर्नल श्याम ने मिस्टर मुखर्जी द्वारा निर्देश दिए जाने के कारण जानबूझकर राघव को रहीम के बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब यह हुआ कि परसों रात मिस्टर मुखर्जी की पार्टी से लौटकर राम ने मुझसे यह झूठ ही कहा था कि रहीम उनके यहाँ ही रुक गया है। वरना इतनी बड़ी घटना को जानकर या तो वो मिस्टर मुखर्जी के साथ राम से मिलने जरूर आता, अथवा घर वापस लौटता। और यह भी नामुमकिन है कि उसे इस घटना का पता ना चला हो। खैर, अब तो राम से ही सारी सच्चाई मालूम करनी होगी। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो, फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स। उधर बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर जब राम ने चीफ मुखर्जी को सारी कहानी सुनाई,
उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया। तुम्हें प्रोफेसर को फोन करने के साथ साथ ही मुझे भी इन सारी घटनाओं से सूचित करना चाहिए था। जानते हो, यदि मुझे अखबार द्वारा तुम्हारी गिरफ्तारी का पता न चलता तो तुम्हारे साथ साथ प्रोफेसर साहब की भी क्या दुर्गति होती। सॉरी अंकल, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी अंकल। खैर, मुझसे जो मूर्खता हुई सो हुई। फिलहाल आप हमारी चिंता छोड़ रहीम के विषय में सोचिए। न जाने इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। क्या खाक सोचूं? तुम्हारी मूर्खता से ही उसकी जान खतरे में पड़ी है। मेरे विचार में तर्क वितर्क करने से कोई उपाय नहीं निकलने वाला। हाँ, यदि हम कोशिश करें तो रहीम को जैकुला वासियों की गलतफहमी का शिकार होने से बचा सकते हैं। ओह, वह कैसे? सुनिए, मैं काफी समय से अंतरिक्ष की एक और यात्रा पर जाने के लिए एक अनोखा, शांति संपन्न एवं हर प्रकार से आधुनिक शक्ति संपन्न एवं हर प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित यान बनाने में जुटा हुआ था। वैसे तो अब वह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कुछ काम अभी शेष है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं रात दिन उस पर मेहनत करूं तो वह ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के भीतर भीतर अंतरिक्ष में लंबी से लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ओ, यू आर ग्रेट प्रोफेसर। आप जल्द से जल्द उस शेष कार्य को भी निपटा लें। तब तक मैं उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके यह तय करता हूँ कि आपके साथ जाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति उपयुक्त रहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं अभी जाकर अपने कार में जुट जाता हूँ। जाइए, ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे, लेकिन यान के तैयार होते ही सूचित करना ना भूलिएगा। अवश्य। प्रोफेसर के जाने के बाद, राम, अब तुम भी घर जाओ। तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। कोई विशेष बात हो तो मुझे सूचित करना। ओके अंकल, बाय बाय। जब राम अपने घर पहुंचा, मैं तुमसे ये पूछना मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा राम कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि रहीम कहाँ है। वो डैडी, मुझे विश्वास है बेटे कि तुम इस बार झूठ और किसी बहाने का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रहीम तुम्हारे मुखर्जी अंकल के यहाँ नहीं है, वरना वह उनके साथ सैनिक छावनी अवश्य जाता। वो लगता है डैडी को सब कुछ मालूम हो गया है। अब ने असलियत बताने के अलावा और कोई चारा नहीं। और राम द्वारा सारी कहानी बताने पर कर्नल राघव ने शायद जिंदगी में पहली बार अपने इकलौते बेटे राम पर हाथ उठाया। उफ, डैडी, खामोश, मूर्ख। तुम्हारी थोड़ी सी बेवकूफी से ना है कि रहीम के प्राण संकट में पड़ गए। यदि तुम सब कुछ मुझे पहले ही बता देते तो ना रहीम की जान खतरे में पड़ती और ना ही जयकुला वासियों के साथ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में, और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना अब तुम अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। राधा, जो कि रहीम को राम से भी ज्यादा प्यार करती थी, फूट फूट कर रो पड़ी। हाय, अब क्या होगा स्वामी? कहाँ से लाऊंगी अपने बेटे रहीम को? न जाने उस बेचारे पर इस समय क्या बीत रही होगी। कहीं वे लोग उसे मार ही न डालें। धीरज रखो राधा, रहीम को कुछ नहीं होगा। ईश्वर अवश्य उस मासूम बेगुनाह की रक्षा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की कॉमिक मौत से टक्कर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।